नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नासा के प्रीफायर मिशन के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौर ज्वालाओं के प्रभावों का अध्ययन करना, पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना, उपग्रह डेटा का उपयोग करके वनाग्नि की निगरानी और पूर्वानुमान करना, या फिर वैश्विक समुद्री स्तरों पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव का विश्लेषण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। प्रीफायर मिशन राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए क्यूबसैट नामक लघु उपग्रहों की एक जोड़ी को प्रक्षेपित किया है। इस मिशन में 2 क्यूबसैट शामिल हैं जो थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से युक्त हैं तथा आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों से उत्सर्जित इंफ्रारेड एवं सुदूर इंफ्रारेड विकिरण का मापन करते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य भविष्य में ताप विनिमय संबंधी परिवर्तनों तथा बर्फ के पिघलने, वायुमंडलीय तापमान एवं वैश्विक मौसम पर उनके प्रभावों पर पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार देखा जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, लाल सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लाल सागर हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। 2. लाल सागर की सीमा से लगे देश सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान और इथियोपिया है। 3. लाल सागर की दरार अफ्रीका की महान दरार घाटी का हिस्सा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। लाल सागर, अरब सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब, जलडमरू मध्य, स्वेज नहर और भूमध्य सागर के माध्यम से हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अतः कथन 1 सही है। लाल सागर से सटे देश पूर्व में सऊदी अरब और यमन तथा पश्चिम में मिस्र, सूडान, इरिट्रिया एवं जिबूती हैं। इथियोपिया एक स्थल रुद्ध देश है। अतः कथन 2 सही नहीं है। लाल सागर की दरार अफ्रीका की महान दरार घाटी का हिस्सा है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समझौता संबंधित पक्ष। 1. मिन्स्क समझौता यूक्रेन और रूस। 2. अब्राहम समझौता इजराइल और अरब राज्य। 3. ताइपे की संधि फिलीपींस और ताइवान। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। शांति समझौतों की बात करें तो 2014 और 2015 के मिन्स्क समझौतों का उद्देश्य रूस एवं यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव का स्थायी शांतिपूर्ण समाधान निकालना था। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। अब्राहम समझौते 2020 में इजराइल और कई अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हस्ताक्षरित समझौतों की एक श्रृंखला है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। ताइपे की संधि 1952 ने चीन गणराज्य, ताइवान और जापान के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। 2. संयुक्त राष्ट्र इसके सचिवालय की मेजबानी करता है। 3. भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी GPAI एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों का समर्थन करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सिद्धांत एवं अभ्यास के बीच के अंतर को समाप्त करना है। अतः कथन 1 सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस में GPAI सचिवालय की मेजबानी करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न,
एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा किसके चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया है? 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 राज्य विधानसभाएं, 4 नगर पालिकाएं और पंचायतें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। एक राष्ट्र एक चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने सर्वसम्मति से 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। प्रथम चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव, दूसरा चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के चुनाव। प्रथम 4 आम चुनाव चक्रों 1952, 1957, 1962 और 1967 के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा पहली बार वर्ष 1959 में समाप्त की गई थी, जब केंद्र सरकार ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रयोग किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सामग्री तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, एकल सदस्यता योजना के साथ एक राष्ट्रव्यापी मोबाइल नेटवर्क लागू करना, स्वयं पोर्टल पर शैक्षिक सामग्री के लिए एकल सदस्यता बनाना, या फिर भारत के सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एकल सदस्यता सेवा प्रदान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सामग्री तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सामग्री तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। ONOS उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सामग्री तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना शुरू की। कथन 2, अग्निशमन सेवा को भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के एक नगर पालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अग्निशमन सेवाएं, गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की, अतः कथन 1 सही नहीं है। अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243W के तहत नगर पालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 गीतांजलि, 2 चंडालिका, 3 घरे बाईरे, 4 हिंदू धर्म में पहेलियां। उपरोक्त में से कौन सी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि गीत प्रसाद लिखी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि मूलतः बंगाली में लिखी गई थी और कवि ने स्वयं इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। टैगोर ने चंडालिका यानी अछूत लड़की नामक एक महत्वपूर्ण नाटक की रचना की। चंडालिका एक प्राचीन बौद्ध कथा पर आधारित थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एक आदिवासी लड़की से पानी मांगते हैं। टैगोर ने वर्ष 1916 में घरे बाईरे, घर और दुनिया उपन्यास की रचना की थी। रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक पुस्तक डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय टोक्यो में है।
2. मतदान अधिकार विश्व बैंक के समान ही है, जहां सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं। 3. केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित देश ही सदस्यता के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, अतः कथन 1 सही नहीं है। मतदान अधिकार विश्व बैंक के समान ही है और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है जहां सदस्यों की पूंजी सदस्यता के साथ वोट वितरित किए जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। एडीबी की सदस्यता एशिया प्रशांत क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, इसके गैर क्षेत्रीय सदस्य जैसे ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की आदि हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में श्रिंकफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? बढ़ती मांग के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, समान कीमत बनाए रखते हुए किसी उत्पाद के आकार या मात्रा में कमी, जीडीपी में कमी और उच्च मुद्रास्फीति की विशेषता वाली एक आर्थिक अवधि, या फिर एक रणनीति जिसमें कंपनियां सुधार करते हुए वस्तुओं की कीमत बढ़ाती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान कीमत बनाए रखते हुए किसी उत्पाद के आकार या मात्रा में कमी। श्रिंकफ्लेशन ब्रिटिश अर्थशास्त्री पिप्पा माल्मग्रेन को वर्ष 2009 में इस शब्द का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद की कीमत कम किए बिना उसके आकार या मात्रा को कम करने की पद्धति है जो अक्सर मुद्रास्फीति के दौरान होती है। श्रिंकफ्लेशन छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक प्रकार है। उत्पाद की पूर्ण कीमत नहीं बढ़ती है लेकिन वजन या मात्रा की प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है। श्रिंकफ्लेशन का व्यापक रूप से खाद्य और पेय उद्योग में उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समान कीमत बनाए रखते हुए किसी उत्पाद के आकार या मात्रा में कमी। अंतिम प्रश्न है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गृह मंत्रालय ने हीट वेव सहित परिसंकट में मौसम संबंधी घटनाओं के लिए भारत का जलवायु संकट और सुभेद्यता मानचित्र तैयार किया है। 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव के संबंध में पहले से चेतावनी देने के लिए हीट एक्शन प्लान शुरू किया है। 3, वायु गुणवत्ता सूचकांक की तरह किसी क्षेत्र पर अपेक्षित हीट वेव के प्रभाव का उल्लेख 6 रंगकूट में किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। हीट वेव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव सहित 13 सबसे परिसंकट में मौसम संबंधी घटनाओं के लिए भारत का जलवायु संकट और सुभेद्यता मानचित्र तैयार किया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। आईएमडी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में हीट एक्शन प्लान शुरू किया है ताकि हीट वेव के संबंध में पहले से चेतावनी दी जा सके, अतः कथन 2 सही है। किसी क्षेत्र पर अपेक्षित हीट वेव के प्रभाव को 4 रंगकूट हरा, पीला, नारंगी और लाल में दर्शाया गया है तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक 6 रंगों हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी एवं मैरून में दिखाया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर शीर्षक से अध्ययन किया? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर विश्व बैंक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।